भरपूर आप सबका स्वागत है और मुझे पक्का भरोसा है कि आज की इस क्लास के बाद हमें हमारे देश को, हम सबको कुछ ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जो एजुकेशन के द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इस देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जज्बा रखते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप लोग देश का, समाज का विकास भी कर सकें और साथ में अपना करियर भी बना सकें? अभी पिछले कुछ समय से आप लोगों ने शायद गौर किया होगा, एक खान जीएस एकेडमी है, खान सर, उनके कितने फॉलोअर्स? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इतनी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। और अगर वो अपने YouTube चैनल वगैरह का सही से इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो स्टूडेंट से कोई फीस नहीं लेते हैं तो भी आप सोच नहीं सकते उनकी कितनी कमाई है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, sir. मतलब ये कि टेक्नोलॉजी के सहारे आज ऐसे ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जिनके बारे में पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था। इस तरह के बिजनेस फॉर्मेट्स आ रहे हैं जिनके बारे में आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। क्या आप सोच सकते थे कि बिना फीस लिए एक व्यक्ति इतना पॉपुलर हो सकता है, बिना कोई फीस लिए वो दुनिया भर की इनकम कर सकता है, किसी से भी एक फीस नहीं लेगा लेकिन फिर भी उसकी इनकम को बोल जाए? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। और ये सारे नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं एडटेक, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, जहां आप एजुकेशन को नई टेक्नोलॉजी के कलेवर में प्रस्तुत करते हैं। हर व्यक्ति को नई टेक्नोलॉजी के सहारे एजुकेशन से एनरिच करते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक नई उम्मीद का संचार कर देते हैं। यकीन मानिए, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में एक वरदान बन के आती है यहाँ पर। यकीन मानिए, आप नए जमाने को नई दिशा देने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाते हैं। क्या आप मानते हो एजुकेशन से बेहतरीन कोई चीज नहीं है जो किसी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सके? मेरी, आपकी, किसी की भी जिंदगी को बदलना है, हमें अपने भविष्य को बदलना है, तो हमारे पास में जो सबसे बेहतरीन विकल्प है वो क्या है? एजुकेशन में सबसे बड़ी चुनौती ये थी एक्सेस की, रीच की, वो टेक्नोलॉजी ने पूरी कर दी। पहले समस्या ये थी कि बेस्ट एजुकेटर्स तो सिर्फ गिनी चुनी इंस्टीट्यूशंस में होते थे। अब IITs, IIMs तो गिने चुने हैं, बाकी लोग कैसे बेस्ट एजुकेशन ले, सबसे अच्छी एजुकेशन को कैसे प्रोवाइड किया जाए? तो आज आपके सामने ऐसे वेंचर्स आए हैं एक के बाद एक, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ में इंटीग्रेट करके, और ये वर्ड बड़ी सरल है, बड़ी आसान है, आप में से कोई भी कर सकता है, आप में से कोई भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकता है। एक समय था कि एजुकेशनल वेंचर शुरू करने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, बहुत बड़ी जमीन चाहिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़े बड़े क्लासरूम चाहिए, बड़े बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए। और अब खान सर ने साबित कर दिया है, स्टडी IQ ने साबित कर दिया है, अनअकैडमी ने साबित कर दिया है, एक शानदार एजुकेशन वेंचर शुरू करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, सिर्फ एक शानदार अध्यापक चाहिए, पैशनेट टीचर चाहिए, बाकी सब चीजें बेमान। और ये आज आपको नजर आ रहा है। अगर आप देखते हैं कि कितने घंटों की क्लासेस लोगों ने अटेंड की है, खान सर की या स्टडी IQ की या अनअकैडमी की, तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। तो हम लोग बातचीत करेंगे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
देखिए, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, स्टार्टअप किसे कहते हैं, कोई बताएंगे आप? सरल और सीधे शब्दों के अंदर स्टार्टअप का मतलब ये है कि जिस सपने को आपके दिमाग के अंदर अभी तक आपने दबा के रखा है, उस सपने को ज़मीन पे उतारने के लिए, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो जुगाड़ करनी है, मेहनत करनी है, लोगों के साथ में नेटवर्किंग करनी है, प्रयोग करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, उस सारे पीरियड को हम स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस शुरू कर दो। स्टार्टअप का मतलब ये है कि कुछ समय दिमाग लगाओ, उस बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करो, उसके संबंधित प्लानिंग करो, एक्सपेरिमेंट करो, और फिर जब फाइनली आपके ड्रीम के अनुसार काम शुरू हो जाता है तो आप क्या करो, उसको लॉन्च करो। तो जब तक आप लॉन्च करते हो तब तक हो सकता है इसमें 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, कोई बात नहीं है। देखिए, स्टार्टअप जब आपके मस्तिष्क में एक विचार कौंध रहा है, एक प्रबल इच्छा जागृत हो रही है, एक मन के अंदर एक भावना, बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति डेवलप हो रही है, विल पावर डेवलप हो रही है, लेट्स डू समथिंग, लेट्स बी डिफरेंट, लेट्स रियली डू समथिंग मैजिकल। क्योंकि ये मौके तो आपको इसी टाइम मिलते हैं, बार बार तो मिलते नहीं। कॉलेज की लाइफ के साथ स्टार्टअप संभव है। कॉलेज की लाइफ के साथ में आप इतना समय निकाल सकते हो कि अपने स्टार्टअप के ऊपर काम कर सको। कॉलेज लाइफ के साथ में इतना संभव है कि आप कुछ समय निकाल करके अपने बिजनेस के प्लान बना सको, है ना। और कॉलेज इस बात के लिए छूट देता है, परमिशन देता है, मौका देता है, आपको एक अवसर देता है कि आप अपने खाली समय का इस्तेमाल एक स्टार्टअप की प्लानिंग में करो। तो जब आप ऐसा कर सकते हो तो फिर क्यों नहीं करते। तो ये स्टार्टअप की दुनिया है, और स्टार्टअप की दुनिया का फायदा तभी मिलता है जब आपके जैसे युवा व्यक्ति अपने सपनों को पूरी तरह से पैशन की तरह परस्यू करते हैं। सिर्फ सपने नहीं रह जाते, वो क्या बन जाते हैं, हकीकत बन जाते हैं, कुछ इनोवेटिव, कुछ शानदार। आप इसको आगे सरका दीजिए तो मैं स्लाइड्स को पढ़ता हूँ। मैं आज आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज जिनके सहारे हजारों हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गई। जिसे मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन क्या है? ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन क्या है? सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या आप में से कोई सोच सकता है कि एक व्यक्ति जिसके आंखें नहीं हैं, वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है? बेहतरीन एनिमेशन फिल्में बनाने वाला बन सकता है क्या? बेहतरीन क्रिएटिव आर्टिस्ट बन सकता है क्या? आप बोलेंगे हाँ या ना, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ स्टार्टअप ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की कहानी। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन एक ऐसी संस्था का नाम है जिन्होंने केवल और केवल ब्लाइंड लोगों के साथ में काम किया, उनको वो सारी स्किल सिखाई जो हम जैसे सक्षम लोग जानते हैं, और नतीजा ये निकला कि हजारों हजारों ब्लाइंड लोग इतने सक्षम बन गए, इतने बेहतरीन प्रोग्रामर्स बन गए, इतने बेहतरीन एनिमेशन फिल्म बनाने वाले बन गए कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो एक सपना था, एक ड्रीम था, और कुछ मुश्किलें थी जिनको ओवरकम किया, और एक नया स्टार्टअप शुरू हो गया, आगे चल निकला। तो हर स्टार्टअप की कहानी ऐसी ही होती है, जहां कोई स्टार्टअप जितना अच्छा काम करता है समाज के लिए, उतना ही उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है।
अब ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की मैंने आपके सामने एक कहानी सुनाई। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन को अपने इस शानदार काम के लिए पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। क्यों मिले? क्योंकि उस स्टार्टअप से उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदला। लेकिन स्टार्टअप के क्षेत्र में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, कई बार गड़बड़ भी होते हैं। कहते हैं भारत में 95% स्टार्टअप्स लड़खड़ा जाते हैं। मतलब स्टार्ट तो होते हैं लेकिन 10 साल बाद गोल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? समझिए इस बात। और ये भी समझिए कि जिन लोगों ने बहुत शानदार स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने क्या किया, वो क्यों सफल बने। आज आपके सामने मैं कुछ ऐसी संस्थाओं की नाम ले रहा हूं, जैसे ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, जैसे स्टडी IQ, जैसे अनअकैडमी। ये सफल हैं, लेकिन इनकी सफलता के साथ में ऐसी भी बहुत कहानियां हैं जो फेलियर्स हैं, जिनकी कहानियां मैं आपके सामने नहीं शेयर कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गए। तो सक्सेस और फेलियर का फर्क समझिए, क्या कारण है कि कुछ सक्सेस हुए और कुछ फेल हो गए। देखिए, अलग अलग समय अलग अलग चीज़ों का होता है। आज स्टार्टअप का ज़माना है। आज स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत सहायता मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आपके माइंड में एक आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया। अब उस क्रिएटिव आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर कराते ही आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। समझ में आई मेरी बात? आपके माइंड में क्रिएटिव आइडिया आया, यार इस तरह से कुछ किया जाए तो बच्चों के बीच में साइंस एजुकेशन ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, बच्चों को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरे लॉ पढ़ने इजी हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ किया जाए तो क्या करिए, उस आइडिया को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे युक्ति पे जाइए और उस आइडिया को डाल दीजिए। उधर उस आइडिया के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जांच करेगी और अगर वो वाकई अच्छी पाई गई तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये आइडिया लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे? आइडिएशन। देखिए, एक आइडिया को बिजनेस वेंचर तक ले जाने के बीच में बहुत लंबी जर्नी है। पहले एक आइडिया आता है, फिर आप मार्केट सर्वे करते हो, फिर मार्केट के सर्वे के आधार पे आप पता लगाते हो कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। फिर बिजनेस की प्लानिंग करते हो, अपना बिजनेस मॉडल बनाते हो, मार्केटिंग प्लानिंग करते हो, फाइनेंस की प्लानिंग करते हो, एम्प्लॉयज़ की प्लानिंग करते हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, उसका प्रोटोटाइप बनाते हो, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करते हो, उसको लॉन्च करने के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटी है वो करते हो, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्री कराते हो। कितने काम हैं, मैं गिनाता थक जाऊंगा। और फाइनली जब सपना आपका पूरा होता है, जब आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, आपकी एक ब्रांड लॉन्च होती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलता है, आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी शुरू हो जाती है। तो एक लंबी जर्नी है ना। ये सारी लंबी जर्नी स्टार्टअप है, जिसमें पहला फेज है आइडिएशन का। और आइडिएशन फेज से ही आपके ऊपर पैसे की बरसात शुरू हो जाती है। हमारे भारत सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हुई है, जिनमें जैसे मैंने एक योजना आपको बताई, युक्ति योजना, वो आपको आइडिया स्टेज से ही फाइनेंशियल सपोर्ट शुरू हो जाता है। आपने जैसे ही नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसका पेटेंट करवाना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना, ये सारे काम उस दिन से ही शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको आगे से आगे सपोर्ट मिलता जाता है। एक स्टार्टअप के लिए एक ऑर्डिनरी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करता है तो भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं में मिलाकर के करीब 2 करोड़ रुपए तक की इकोनॉमिक हेल्प आपको मिल जाती है। और अगर आप माइनॉरिटीज से हैं या SC ST से हैं तो ये 5 करोड़ रुपए तक की आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आज स्टार्टअप का ज़माना है, हर व्यक्ति जोश में स्टार्टअप शुरू करता है, लेकिन वो जोश आगे तक बना रहे और उस जोश को रियली प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ाए, तब जाके फायदा मिलता।
तो ऐसा कैसे होगा? सिर्फ आइडियाज होना ही पर्याप्त नहीं। आपके पास बहुत अच्छी आइडिया है तो क्या हुआ, आपको उसके साथ में और भी कई चीजें आनी चाहिए। आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको उसकी बिजनेस प्लान करनी पड़ेगी। ये कैसे करें? तो इसके लिए भारत सरकार ने पूरे देश में करीब 350 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए। इंक्यूबेशन सेंटर वो सेंटर हैं जहां आप गए और आप गए तो थे सिर्फ एक आइडिया लेके या बिना कोई आइडिया के, लेकिन अगले 3 साल या 4 साल के बाद आप एक एंटरप्रेन्योर बन करके निकलते। उन 3-4 सालों में आपको सब चीजें सिखा दी जाती है, गाइड कर दी जाती है, जैसे मार्केटिंग कैसे करें, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करें, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट कैसे करें, बिजनेस को किस तरह से आगे स्केल अप करें, बढ़ाएं कैसे, ये सारी चीजें आपको सिखा दी जाती है। इंक्यूबेशन सेंटर में क्लासेस नहीं लगती, डिस्कशन चलते हैं, टेबल के ऊपर राउंड टेबल डिस्कशन चलते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं। आप अपने प्रेजेंटेशन देते हो और वो उन प्रेजेंटेशन को सुन करके आपको सलाह देते हैं और आप अपने बिजनेस के लिए रेगुलरली अपडेट रहने के लिए नए ढंग से प्लानिंग करते रहते हैं। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है। हाँ। So what are the challenges in the path of startups? स्टार्टअप्स के रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है, थैंक यू। इनका प्रश्न है कि स्टार्टअप के रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है स्टार्टअप के डायरेक्शन में वो है पैसे का, क्योंकि मैंने आपसे बताया स्टार्टअप कौन शुरू करते हैं? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास में बहुत बड़ा पैसा नहीं होता कि वो एक नेशनल लेवल की कंपनी को खोल सकते। ड्रीम हो सकते हैं लेकिन उतना बड़ा पैसा नहीं। पैसा कौन किसके पास है? इन्वेस्टर्स के पास है, वो पैसा देने को तैयार है। लेकिन इन्वेस्टर पैसा देने से पहले ये इंश्योर करना चाहता है कि वाकई इसने अपने बिजनेस आइडिया को प्रॉपरली चेक कर लिया, प्रॉपर बिजनेस प्लान बना लिया, ये सीरियस प्लेयर है, ये अपना काम अच्छे से कर रहा है, बहुत सारी चीजें। तो फंडिंग रेज करना सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरी बात, मार्केट को समझना। आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स 99% आप लोगों ने कभी भी न कभी रिटेलिंग की है, न कभी फर्स्ट हैंड सेलिंग की है। और जब तक आप फर्स्ट हैंड सेलिंग नहीं करते, रिटेलिंग नहीं करते, कस्टमर से बातचीत नहीं करते, तब तक आपको मार्केट की समझ नहीं आती। मार्केट में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता, कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता, कस्टमर साइकोलॉजी समझ में नहीं आती। कस्टमर्स जिस प्रोडक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, भले वो प्रोडक्ट घटिया हो, उसको आसमान पे चढ़ा देते हैं। और जिस प्रोडक्ट को वो नहीं लाइक करते, वो कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, कस्टमर्स ने उसको ट्राई नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। इसको कहते हैं कस्टमर साइकोलॉजी। तो ये स्टार्टअप के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास क्रिएटिव आइडिया है लेकिन मार्केट की समझ नहीं है तो फेल हो जाएगा। हाँ सर, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, हाँ। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, बेसिकली पर्टिकुलर फील्ड से होते हैं। हाँ। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, कोई एचएम से है, कोई फाइनेंस से है, कोई एचआर से है। तो हर काम तो हम लोग खुद हैंडल कर नहीं सकते, तो उसका क्या करें? एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंजीनियर हो, वो फैक्ट्रियाँ खोल लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो खुद इंजीनियर हो। एंटरप्रेन्योर्स टेक्निकल स्टार्टअप शुरू कर देगी, जरूरी नहीं कि वो खुद टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्ट हो। लेकिन एंटरप्रेन्योर में एक विशेषता होती है कि उसमें ईगो नहीं होता। वो जिस चीज़ का जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उसको हाथ जोड़ के अपने बिजनेस में जोड़ने की क्षमता रखता है। भाई पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता फिर भी बिजनेस प्लानिंग कर रहा है ना, बिजनेस कर रहा है ना। जिसके पास पैसा है उसको हाथ जोड़ के अपने बिजनेस में इन्वेस्टर बना रहा है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसको हाथ जोड़ के अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी डालने के लिए कह रहा है।
जिसके पास मार्केटिंग का हुनर है उसको हाथ जोड़ के अपने बिजनेस में मार्केटिंग करने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो बिना खुद कुछ चीजें किए हुए दूसरे लोगों को कनेक्ट करने के अंदर महारत हासिल करता है। और ये गुण आप में है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और अगर आप में ईगो है, आपके अंदर ये है कि नहीं मैं तो उससे के सामने क्यों मांगूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उसके पास क्यों जाऊंगा, वो मेरे पास चल के आए, तो फिर आपका सपना ही रह जाएगा, बिजनेस नहीं बन पाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ही सब चीजें करते हैं। आप एक कोऑर्डिनेटर बनिए, इनोवेटर बनिए, क्रिएटिव व्यक्ति बनिए, अलग अलग तरह के लोगों को कनेक्ट करिए। खुद क्रिएटिव नहीं है तो क्रिएटिव लोगों को जोड़िए, टीम बनाइए, ऐसी टीम जिसमें हर चीज़ों के अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट्स आपके साथ में मिलके काम कर सकें। जितनी अच्छी डाइवर्सिफाइड टीम होगी उतने ही आपके, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स भी आपको पैसे तभी देंगे जब वो आपकी टीम से सेटिस्फाइड हो जाए। आपने इन्वेस्टर्स मीट अटेंड की, इन्वेस्टर्स आपसे पूछेंगे भाई आपकी टीम में कौन कौन है, आपने कहा मैं तो अकेला ही हूँ साहब, तो वो कहेंगे तुम अकेले ही रहोगे। लेकिन आपने कहा साहब मैंने अपनी टीम बड़ी अच्छी बना ली है, ये मेरे मार्केटिंग संभालने वाले व्यक्ति हैं, मार्केटिंग के धुरंधर हैं, ये फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, ये फाइनेंस संभालेंगे, ये फंडिंग लाने में एक्सपर्ट हैं, ये फंडिंग संभालेंगे, ये टीम ऑर्गेनाइजिंग में बहुत अच्छे हैं, तो ये एचआर संभालेंगे। तो फिर उनको लगेगा यस ये बंदा बिजनेस कर सकता है, इसके बिजनेस में पैसा लगाया जा सकता है, बस तो फिर काम है। नहीं, आज आपने खुद ने देखा था कई क्रिकेटर्स थे वो खुद बहुत अच्छी बैटिंग नहीं जानते थे, बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करते थे, लेकिन लोगों को ऑर्गेनाइज करने में बड़े अच्छे थे। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी तो खैर बैटिंग भी अच्छी करते थे, लेकिन बाई चांस वो बैटिंग नहीं भी कर पाते तो लोगों को ऑर्गेनाइज करने में अच्छे थे, तो कैप्टन के रूप में उन्होंने अपना नाम कमाया। तो एंटरप्रेन्योर के लिए भी जरूरी है कि वो जरूरी नहीं है कि वो बैटिंग बॉलिंग सब चीज़ों में ऑलराउंडर हो, लेकिन अगर वो सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है ना, सबको मोटिवेट करके अपनी टीम में जोड़ सकता है ना, तो उसमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सही गुण है और वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है और उसको इन्वेस्टर भी मिल जाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी ऐसे ही लोग चाहिए, इन्वेस्टर्स भी ढूंढते रहते हैं। आज ये हम देख चुके हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो जरूरी नहीं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो ये जरूरी नहीं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट नहीं होते, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होते, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वेंचर्स को लॉन्च करने में बहुत सक्षम हो जाते हैं। क्यों? जो क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चाहिए ना, वो उनका। मैं आपको वैज्ञानिक बनने के लिए नहीं बोल रहा है, मैं आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए, बनाने के लिए नहीं आया, मैं तो आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आया। तो आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना ही चाहते हो, सबसे पहला काम क्या करो कि कम से कम 100 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफी, कम से कम 100 सक्सेसफुल इम्पैक्ट मेकिंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स की आत्मकथा या बायोग्राफी ले, पढ़ो, डाउनलोड करो, उसको पढ़ो और उससे इंस्पिरेशन, फिर उसके सहारे आपके अंदर वो लौ जलाओ जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। सर व्हाट इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर? देखिए, बैठिए, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न का कि व्हाट इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर। एक वो एंटरप्रेन्योर होता है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करे, वो एंटरप्रेन्योर होता है, उसका ड्रीम इतना ही है मुझे मुनाफा कमाना है बस। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर मत बनिए, सोशल एंटरप्रेन्योर बनिए। तो सोशल एंटरप्रेन्योर कौन है? जहां
रियली स्पीकिंग सोसाइटी को चेंज करने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सोसाइटी को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई नया वेंचर लॉन्च करते हैं तो आप सोशल एंटरप्रेन्योर। मैं कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर की कहानी आपको सुनाता हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये सोशल एंटरप्रेन्योर क्यों है। जैसे मैं आपको बताता हूं इलाबेन भट्ट के बारे में, शायद आपने उनकी कहानी नहीं सुनी होगी, तो मैं बहुत संक्षिप्त में उनकी कहानी सुनाता हूं। इलाबेन भट्ट ने अपनी एक छोटी सी संस्था शुरू की जिसका नाम रखा सेवा। सेवा फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। क्या करती है, जहाँ पर भी किसी भी महिला को दिक्कत होती है, आर्थिक परेशानी होती है, सामाजिक परेशानी होती है, उसको ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है, बिजनेस शुरू करवाती है, उसके प्रोडक्ट को डेवलप करवाती है, मार्केट में लॉन्च करवाती है, उसको प्रॉफिट करवाती है। एक छोटे से मुट्ठी भर महिलाओं से ये काम शुरू किया गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज लाखों महिलाएं इस संगठन में जुड़ी, लाखों महिलाओं की जिंदगी इस संगठन ने बदल के रखी। क्या नाम है? सेवा। तो ये है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की कहानी अभी सुनाई। वो शुरू करने वाले भी खुद ब्लाइंड, जगदीश भाई पटेल, वो देख नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, पड़े रहते थे घर में, लेकिन मम्मी से पूछते रहते थे कि मैं बड़ा हो के क्या करूँगा। तो माँ ने कहा तो बड़ा होगा तो बहुत बड़ा काम करेगा, तो क्या करूँगा। सोचते 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 ध्यान आया दिमाग में कि मेरी तरह अंधे लोगों को कुछ सिखाने वाला बन जाना चाहिए। और अपनी तरह के अंधे लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने एक संगठन शुरू किया जो इतना बड़ा बन गया कि हजारों अंधे लोगों को अपने पांव पे खड़ा करने में सक्षम हो। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। तो जब हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, आप उन समस्याओं के लिए काम कर रहे हो जो समाज की प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम को। आज हमको पता है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, हमको पता है समाज के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं, स्कूलों से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमको पता है ये समाज की रियलिटी है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी है, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे गायें मर रही है, इससे चारों तरफ कूड़ा करकट हो रहा है। समस्या हमको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई आगे नहीं आता, सबको लगता है सरकार आएगी सॉल्व करेगी। हमको पता है ओपन डेफिकेशन हो रहा है, लोग खुले में शौच करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन आया बिंदेश्वर पाठक आया। बिंदेश्वर पाठक कौन है? सोशल एंटरप्रेन्योर। उसने क्या किया, पूरे भारत के अंदर हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड पे, हर पब्लिक हॉस्पिटल उसने क्या खोल दिया, सुलभ शौचालय। देखा होगा ना आपने बोर्ड, सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय सरकार ने नहीं खोले, किसने खोले? बिंदेश्वर पाठक। पूरे भारत में किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, आपको बाहर सुलभ शौचालय का बोर्ड लगा हुआ है, शौचालय मिल जाएगा। सरकारी शौचालय तो बड़े गंदगी से भरे होते हैं, लेकिन सुलभ शौचालय वेल मेंटेन होते हैं। किसी भी बस स्टैंड पे जाइए, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाइए, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, स्वच्छता फैलाने के लिए किसी ने काम किया है, तो वो कौन है? बिंदेश्वर पाठक। पूरे भारत। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योर है और इनके प्रयासों के कारण से पूरे भारत के अंदर आज आपको किसी भी शहर में, किसी भी जगह स्वच्छ शौचालय मिल जाते हैं, नहीं तो मिलते ही नहीं। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वायबल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल वायबल प्रॉफिट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब नहीं है कि आप अनवायबल काम करो, आप वायबल काम करो, प्रॉफिटेबल काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट किसको कर रहे हो? सोसाइटी। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। हमने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति आप लोग को दिखाई, आपने देखी होगी, राइट? लाखों लोगों के
बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके लगा दिए, पाँव लगा दिए। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप देख करके अच्छा लगता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ की बात हो रही है अभी, राइट टू इंफॉर्मेशन लाने वाली जो टीम थी वो क्या थी? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। उन्होंने मेहनत की, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कानून बनाया, लेके आए। तो सोशल एंटरप्रेन्योर बनिए, यानी हमारे देश के अंदर, हमारी सोसाइटी में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, उनमें से एक प्रॉब्लम को लीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव ढंग से काम करिए, अपना बिजनेस वेंचर शुरू करिए। कल को सरकार भी आपकी मदद करेगी। एवरीवन विल हेल्प यू, एवरीवन विल सपोर्ट यू। बी ए सोशल एक्टर। आज आप केवल प्रॉफिट के लिए बिजनेस चलाएंगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट खुल करके नहीं कर सकती, ऑब्वियसली कैसे करेगी? क्योंकि आप फॉर प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर, तो हर व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आगे आए, सरकार भी आपकी मदद करने के लिए आगे आए। क्यों आएगी? ऑब्वियसली यू आर नॉट डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, यू आर डूइंग इट फॉर सोसाइटी। विदेशर पाठक की मदद करने के लिए सरकार भी आगे आती है, राइट? हर रेलवे स्टेशन पर उसको जमीन प्रदान की जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। तो अगर आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप अपने देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान करें। गांव-गांव में रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं है गांव में, हेल्थ केयर नहीं है, गांव में फैसिलिटीज़ नहीं है, गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज आप गांव में जा कर के एजुकेशन अच्छी देने के लिए कोई सिस्टम डेवलप करते हो, कोई ऐप डेवलप करते हो, कोई गांव के लोगों को जोड़ने के लिए कुछ नया वेंचर शुरू करते हो, जिससे गांव-गांव के लोगों के अंदर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें, तो ये क्या होगा? एक सोशल वेंचर शुरू हो जाएगा। आने वाला टाइम इस तरह के वेंचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है और हम चाहते हैं अधिक से अधिक सोशल एंटरप्रेन्योर्स आगे आएँ और इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान। हमें बहुत बड़ी संख्या में सोशल एंटरप्रेन्योर चाहिए। इतनी प्रॉब्लम्स हैं और उन सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एक प्रॉब्लम को एक एक बंदा भी अगर ले लेना, तो ये प्रॉब्लम सारी की सारी गायब हो। लेकिन अब जिस तरह बिजनेस के लिए तो हर व्यक्ति आ जाता है आगे, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोग आए तब बात, उसके लिए लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है, तब जाकर के काम। अब जैसे जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, भारत में करीब 40% स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 10वीं कंप्लीट होने से पहले छोड़ देते हैं। अब ये जो ड्रॉप आउट हो गए बच्चे, वो क्या करते हैं? वो छोटे मोटे काम करते हैं। कोई अखबार बांट देता है, कोई पानी बताशा बेच देता है। शाम के टाइम वो थक हार करके अपने घर पे आते हैं। और अगर आप कोई ऐसा ऐप बनाते हो जिससे शाम के टाइम वो 2 घंटे रोज पढ़ के और अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव फील्ड के अंदर एजुकेशन दे करके, स्किल बिल्डिंग करके, तैयार करके अपने करियर को और बेहतर बना सके, तो ये एक सोशल वेंचर होगा। ये क्या होगा? सोशल वेंचर। सोचिए, इस दिशा में सोचिए कैसे आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी मदद हमारे देश की पहली प्राथमिकता है। किसानों के लिए सोचिए, अनस्किल्ड लोगों के लिए सोचिए, बेरोजगार लोगों के लिए सोचिए। इस प्रकार आपके सोशल वेंचर से देश को नई दिशा मिल सकती। क्या कुछ संभव नहीं इस देश के अंदर। जो लोग देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में तो अनपढ़ लोग भी बहुत आगे आए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनपढ़ लोगों ने इतने अच्छे काम किए हुए हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसे आसाम के अंदर एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा एक जंगल खड़ा कर दिया, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एक वृद्ध महिला ने 80,000 बरगद के पेड़ लगा दिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एक निर्मल बरड़िया नाम के व्यक्ति ने करीब 10 लाख पेड़ लगाने का प्रयास शुरू किया। करीब 10 लाख पेड़ पेजड़ी वगैरह के रेगिस्तान के अंदर खड़े कर दिए। तो ये क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। भाई उसको फायदा थोड़ी मिलेगा, फायदा मिलेगा 10 पीढ़ियों के बाद हरियाली से। तो
ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बेहतरीन उदाहरण मनोभाई शाह ने कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया। ग्राहक सुरक्षा के लिए अभिनव प्रयास, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का अभिनव प्रयास है। ये सारे ये वो कहानियां हैं। मोहम्मद यूनुस, आपने सुना होगा, बांग्लादेश के व्यक्ति हैं, नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था। उन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति भीख मांग रहे थे उनको इतना सशक्त बना दिया कि वो सभी के सभी एंटरप्रेन्योर्स बन गए। उनको माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया, स्मॉल लोन, छोटे अमाउंट का लोन उनको ग्रुप, और माइक्रो फाइनेंस का एक नया अध्याय शुरू कर दिया पूरी दुनिया में। उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। तो ये क्या है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एजुकेशन के सेक्टर में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत स्कोप, क्योंकि शिक्षा लोगों की जिंदगी को बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका है और इस क्षेत्र में बहुत कमियां हैं। हकीकत यही है। आज के आप देखेंगे ज्यादातर स्कूलों के अंदर कैसे पढ़ाई होती है, रट्टाफिकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और वो नहीं। विज्ञान कैसे पढ़ाया जाता है, रट लो, समझाया नहीं जाता। इसको कैसे बदले, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगा। और इसी कारण से विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये सब कुछ रटना है, समझना तो कुछ है ही नहीं। कुछ क्वेश्चन पूछो। विदेशी नाम दुनिया भर के रटा दिए जाते हैं जो भारत के है ही नहीं, तो नाम याद रखना ऐसे ही मुश्किल है, उन सबके रटो। अरे भाई, इसके लॉ के अंदर है क्या, नहीं वो नहीं, इस व्यक्ति ने ये लॉ बनाया, रट लो। अरे क्यों भाई, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारी बनी। टैलेंट, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए स्कोप नहीं, कोई इनोवेशन के लिए स्कोप नहीं, कोई हाथ से क्रिएटिविटी काम नहीं, हाथ से काम नहीं कराया जाता, किताबें पढ़ लो। कृषि विषय जैसा विषय है वो तो खेतों में जा करके करना चाहिए, वो भी किताबों से पढ़ना, तो ऐसे बात थोड़ी पड़ेगी। ये सब दूर करने के लिए कुछ लोगों को सोशल एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, नए एक्सपेरिमेंट्स करके नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तो हम लोग जैसे अब इस एज में हैं, तो अभी हमको लोग मोटिवेट करते हैं कि ये करो, मतलब, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम लोग बचपन से यही तो देखते हैं कि पढ़ लिखो अच्छी नौकरी करो, पढ़ लिखो अच्छी नौकरी करो। हम लोग सोच भी देते हैं, घर वालों को बताते भी कि एंटरप्रेन्योर बनना है, तो भी कई बार वो लोग सपोर्ट नहीं करते। मतलब एनवायरनमेंट पूरा नेगेटिव ही होता है, और अगर शुरू भी कर देते हैं लड़ लड़ा के, और अगर फेल हो जाते हैं तो फिर क्या करें? मतलब देखिए, 70 सालों से हम एक ऐसा देश बना करके खड़े हुए हैं जहां हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी ही सबसे अच्छा करियर था। ऐसे माहौल में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वीक से हटके बातें ऑब्वियस है। जिस 70 साल की व्यवस्था के हम सभी पार्ट हैं, उसके तहत आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, हर व्यक्ति चाहता है कि किसी तरह आप एक सरकारी नौकरी पकड़ लो, पूरी जिंदगी आराम करो। लेकिन अगर आप स्टार्टअप के लिए सोच रहे हो तो ये क्या है, समय की धारा से कुछ अलग करने का प्रयास है, आंधियों तूफानों के झांझावत को झेलने का प्रयास है। जहां आपके सामने एक आसान रास्ता है, वहां ये आसान रास्ता छोड़ के एक मुश्किल रास्ता पकड़ने का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कहते तो यही हैं कि 2% लोग ही एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनी पसंद से चुनते हैं। कहते तो यही। अब ये संख्या बढ़ तब सकती है जब आप इस दिशा में अधिक से अधिक सक्सेस स्टोरीज लिखो। आज भारत में हजारों स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। हर साल करीब करीब 22-23 यूनिकॉर्न बन रहे हैं। ये सक्सेस स्टोरीज है। और जैसे ही ये सक्सेस स्टोरी युवा वर्ग पढ़ता है तो उसका मन भी जोश से भर जाता है कि मैं ऑर्डिनरी लोगों की लाइन में नहीं रहना चाहता, मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता हूँ।
मैं साबित करना चाहता हूँ मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है, मेरे में एनर्जी है, मेरे में जोश है, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें हैं आप में, तो किसी के कहने से आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे और किसी के कहने से आप नहीं रुकेंगे, ना आज रुकेंगे ना कल रुकेंगे। आप ज्वालामुखी के उस जलजले की तरह है जिसको कोई पर्वत, कोई नदी रोक नहीं सकती। और जो जलजला आपके अंदर भरा हुआ है, जो पैशन आपके अंदर भरा हुआ है, वो अगर पूरी तरह तैयार है तो न मेरे जैसे मोटिवेटर की जरूरत है और न कोई बाधाएं उसको रोक सकती। तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप तो करना ही है। हम बस कर क्या सकते हैं, उसको एक अच्छा मौका देते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं जहां उसकी क्वेश्चंस हो और प्रश्नों का समाधान करें, उसको अंगुली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बस। ठीक है ना? और किसी के कोई प्रश्न? एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करना है? बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपने बिजनेस को प्लान बार बार बनाइए, चेक करिए, ये देखिए कैसे इसके अंदर आप पैसे का रोटेशन फास्ट कर सकते हैं, कैसे पेबैक पीरियड यानी पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न जल्दी से जल्दी निकाल सको, इसके लिए काम करो। ब्रेक इवन पॉइंट कम से कम करो, यानी जल्दी से जल्दी आपके बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज पे लाओ। बिजनेस को की ब्रांड अच्छी बनाओ, गुडविल अच्छी बनाओ, लोगों के मन में ब्रांड के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करो। फ्रेंचाइजीज और नेटवर्क की टेक्नोलॉजी से फ्रेंचाइजिंग करके अपनी ब्रांड को नेशन वाइड या पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करो, जिससे लोग आपकी ब्रांड को लाइक करें, आपकी ब्रांड को पॉपुलर कर सकें, आपकी गुडविल ज़्यादा फैलेगी। तो उससे बड़ी एसेट आपके लिए कोई नहीं, उससे बड़ी सक्सेस की कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बहुत सारी सीक्रेट्स, सारी बातें एक दिन में थोड़ी बतानी चाहिए। फिर हमारी अगली मीटिंग के लिए कुछ बातें जरूर करके रखते हैं। और जब हमारी अगली मीटिंग होगी तो आप लोग कुछ और फॉर्मूले बताएंगे, कुछ और फैक्ट्स बताएंगे। थोड़ा उबाल और आने दो यारों, थोड़े तूफान और खड़े होने दो यारों। जो मन में आपके छोटे छोटे ख्याल हैं उनको एक बड़े तूफान का रूप लेने दो यारों। वो जो कुछ कतरने सी हैं अभी आपकी आंखों के अंदर, वो किसी दिन सागर की तरह विशाल रूप लेगी और इस पूरी दुनिया को अपने आगोश में संभालेगी। और जिस दिन आपकी ब्रांड पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे, हर जुबान पे होगी, उस दिन आपके हर सपने के आगाज का दिन होगा। और उस दिन का इंतजार हम आप सब मिलकर करेंगे, है ना? बेस्ट विशेस। Thank you very much.